नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत इस सप्ताह। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा नेपाल के युवा अध्यक्ष संगठन के प्रतिनिधि मंडल को संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी ने करुणा 2020 के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा गुरु नानक देव की 550वें जयंती पर एक नूर सर्वधर्म सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संघे का स्विट्जरलैंड में तिब्बत जागरूकता अभियान। सिक्योंग डॉक्टर लोब्सांग संघे का 2019 जेनेवा फोरम को संबोधन। भारत स्थित चीनी राजदूत का तिब्बत संबंधी लेख बेबुनियाद और असत्य। तिब्बत के भीतर चीनी प्रशासन द्वारा गिरफ्तार तिब्बती अज्ञात। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने अपनी निजी आवाज में नेपाल शाखा की युवा अध्यक्ष संगठन के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बत और नेपाल के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा सोंगसेन गाम्बू ने नेपाली तथा चीनी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। उन्होंने बताया कि ल्हासा की जोखंग मठ के निर्माण में कई नेपाली कारीगर शामिल थे। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में बौद्ध ज्ञान की नालंदा परंपरा को जीवित रखा है, जो तिब्बत में 8वीं शताब्दी में पहुंच गई थी। बौद्ध धर्म की पाली परंपरा में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, जिनमें प्रमुख रूप से 4 आर्य सत्य भी शामिल हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान के बौद्ध दर्शन में शामिल अहिंसा और करुणा के महत्व तथा उनके प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न धार्मिक परंपराएं बौद्ध धर्म की अहिंसा और करुणा से प्रेरित है। परम पावन दलाई लामा जी ने वाशिंगटन स्थित करुणा 2020 के प्रतिनिधि मंडल के साथ अपनी निजी आवाज में अगली पीढ़ी में करुणा विकसित करने पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के नेता वाशिंगटन राज्य के उपराज्यपाल श्री साइरस हबीब तथा युवा एवं सामाजिक नेताओं ने भेंट की। साथ ही वाशिंगटन स्थित 6 विभिन्न विश्वविद्यालय तथा संस्थानों के लगभग 1500 सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चर्चा में भाग लिया। इसमें सियाटल विश्वविद्यालय, विटमैन कॉलेज, एवरग्रीन स्टेट कॉलेज, एडमंड सेंटर फॉर आर्ट्स और गोंजागा विश्वविद्यालय शामिल थे। परम पावन दलाई लामा जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की बैठक को वह प्रभावी और सार्थक मानते हैं। उन्होंने अपनी मानवीय मूल्यों संबंधित प्रतिबद्धताएं पर जोर देते हुए करुणा, सौहार्दपूर्ण, धैर्य, संतोष तथा क्षमा का विकास करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली मानव मूल्यों और नैतिकता के बारे में पर्याप्त नहीं है। ज्ञातव्य है कि एक सुखी जीवन और खुशहाल समुदाय के लिए सद्भाव जरूरी है। इसलिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में मन और भावना में सुधार करने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के समस्या को बराबर उठाते रहे परम पावन दलाई लामा जी ने इस दिशा में उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्यावरण संबंधी प्रक्रिया बहुत संवेदनशील है। एक बार असंतुलन हो जाने से अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में सतर्क और स्थिर रहना होगा। उपराज्यपाल श्री हबीब ने तिब्बत न्यूज ब्यूरो के संवाददाता को कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के साथ बैठक अच्छी और प्रेरक रही है। उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी को अपने आगामी योजनाओं के बारे में बताया। It's important what a gift he is that he can continue to say these things that are prophetic and so very important for us. So he shared some of those messages that you all are very familiar with, that are encapsulated in the many books that he has written. इसके बाद प्रतिनिधि मंडल का केंद्र तिब्बती प्रशासन के कशाक सचिवालय में
आधिकारिक सिक्यों कालुन कर्मा ईशी तथा अन्य मंत्रीगण द्वारा स्वागत किया गया। परम पावन दलाई लामा जी ने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित एक नूर सर्वधर्म सम्मेलन का अध्यक्षता की। इसका आयोजन पंजाब सरकार द्वारा किया गया था। सम्मेलन में पंजाब के वित्त मंत्री श्री मनप्रीत सिंह बादल, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर और विद्यार्थी तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के आध्यात्मिक गुरुओं में रामकृष्ण मिशन के स्वामी शुद्धीदानंदा, अंजुमना मिनहाज ई रसूल की संस्थापक मौलाना सैयद अत्तर हुसैन देहलवी, पूर्व श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी जोगिंदर सिंह वेदांती, उत्तर भारत के चर्च बिशप समंथा रॉय, बी के उषा, ब्रह्मा कुमारी, अहमदा मिशन के सैयद, श्री अरोबिंदो मिशन के डॉक्टर मोनिका गुप्ता आदि शामिल थे। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं वास्तव में 7 अरब मनुष्य की एकता में विश्वास रखता हूँ। एक बौद्ध भिक्षु के रूप में इसका अपनी जीवन में अभ्यास करता हूँ। इसलिए वास्तव में 7 अरब इंसान भाई बहन हैं। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य बौद्धिक, भावनात्मक तथा शारीरिक रूप से एक समान है। इसलिए उन्होंने बताया कि हमें एकता की भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। परम पावन दलाई लामा जी ने सम्मेलन में मानवता का एकता, धार्मिक सद्भाव तथा अपनी 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं के बारे में संबोधित किया। उन्होंने अपनी पहली प्रतिबद्धता मानवीय मूल्य जैसे करुणा, क्षमा तथा दयालुता पर बोलते हुए उल्लेख किया कि वैज्ञानिकों के अनुसार मानव स्वभाव वास्तव में करुणामय है। सभी मनुष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर निर्भर है। इसलिए मैं 7 अरब मनुष्य के बीच एकता की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान की नालंदा परंपरा में शामिल करुणा, शांति, अहिंसा और दयालुता को आधुनिक शिक्षा में जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान की नालंदा परंपरा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने किंडरगार्टन से विश्वविद्यालय स्तर के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अहिंसा और करुणा की अवधारणा को शामिल करने की आवश्यकता बताई, जिससे एक खुशहाल परिवार, खुशहाल समुदाय तथा एक अच्छे इंसान निर्माण हो। अमृतसर यात्रा के दौरान परम पावन दलाई लामा जी ने सिखों के तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर जाकर माथा टेका। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा उतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना बुरिया पार। सहस्यान पालक होहे ता एक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई
जे सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाए रहा अवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्यान पालक होए ता एक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीकोंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे द्वारा जेनेवा स्विस में आयोजित 2 दिवसीय तिब्बत में चीनी दमन और धार्मिक स्वतंत्रता पर 2019 जेनेवा फोरम के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि तिब्बत के अंदर चीनी सरकार द्वारा तिब्बतियों को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के राजधानी ल्हासा स्थित तिब्बती बौद्ध के पवित्र मंदिर जोखांग मठ में कई निगरानी कैमरे और बंदूकों रखा गया है। यह फोरम सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग तथा जिनेवा तिब्बत कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। यह फोरम साम्यवादी चीन के शासन में मानवाधिकार स्थिति के निगरानी और मूल्यांकन करने वाले मानवाधिकार विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, राजनयिकों, थिंक टैंक तथा सिविल सोसाइटी समूह आदि लोग ने भाग लिया। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ के अधिकारी श्रीमती रुक्तिन की ने 2019 जिनेवा फोरम पर कहा कि The Geneva Forum 2019 is a 2-day forum focusing on China's high-tech repression and freedom of religion, co-organized by the Human Rights Desk of Department of Information and International Relations and the Office of Tibet, Geneva. The Geneva Forum 2019 focuses on China's high-tech repression and freedom of religion. So it's a 2-day forum which was inaugurated yesterday by Honorable President Dr. Lobsang Senge and which will continue today. In this 2 days program, there will be 4 panels focusing on different themes under the overarching theme of China's high-tech repression and religious freedom. So we have around 3 to 4 speakers in each of the panels, as well as a witness account by one of the singing nuns of Thapchi prison, who is also Tibetan former political prisoner, Tibetan female who have served the longest term in Chinese prison. So we have very important speakers for this 2-day Geneva Forum, including experts on human rights, researchers, as well as member of parliaments from across the world, including Canadian MP Garnet Genius. We have also Office of Tibet's representatives, including Tashi Pinsokla and Sonam Franci, and then we also have prominent speakers representing from different regions, including Taiwan, Hong Kong, and Uyghur, who all are similarly facing repression like the Tibetan people under Chinese occupation. केंद्र तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने तिब्बत मुद्दे को समर्थन हेतु स्विट्जरलैंड का दौरा किया। उन्होंने स्विस यात्रा के दौरान तिब्बत पर स्विस संसदीय समर्थक समूह के सदस्य श्री प्रेस्को हेमो तथा मार्टिना मून्स के साथ संसद भवन में मुलाकात की। साथ ही स्विस विदेशी मामलों के एक उच्च स्तरीय अधिकारियों के शिष्टमंडल के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने बैठक के दौरान परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले तथा तिब्बत मुद्दे के समाधान के लिए मध्यम मार्ग नीति के बारे में चर्चा की। आधिकारिक बैठक के साथ ही उन्होंने कई प्रसिद्ध पत्रकारों जैसे स्विस रेडियो और टीवी के
एंड्रो क्रिस्टन तथा स्विस जर्मन अखबार के पैट्रिक जोल से चीन तिब्बत संबंध, मानवाधिकार और लोकतंत्र, तिब्बत में आत्मदाह प्रदर्शन, परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म, तिब्बत में पर्यावरण विनाश आदि विषय पर सशक्त कर दिया। केंद्र तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री छेवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में प्रामाणिक उदाहरण देते हुए बताया है कि तिब्बत के अंदर चीनी प्रशासन द्वारा व्यापक पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इससे तिब्बतियों का जीवन संकटग्रस्त तथा यातनापूर्ण हो गया है। उनका ये लेख भारत स्थित चीनी राजदूत श्री सुन वेदोंग द्वारा 6 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे गए आलेख का जवाब है। अपने लेख में आर्या ने बताया है कि चीनी राजनीति का उल्लेख भ्रामक, तथ्यविहीन तथा गुमराह करने वाला है। तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की जिंदगी, शांति और खुशहाली का नामो निशान नहीं है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इतिहास को जुटलाया नहीं जा सकता। सच्चाई यह है कि बौद्ध दर्शन भारत से तिब्बत और चीन पहुंचा है। अनेक भारतीय और तिब्बती बौद्ध विद्वानों ने परस्पर यात्रा करके बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार किया है। श्री आर्य ने अपने लेख में बताया कि युआन वंश एक मंगोल राजवंश था, ना कि चीनी वंश, और वास्तव में चीन स्वयं उस समय मंगोलों के शासन में था, ना कि संस्थापक। इसलिए चीन द्वारा इस आधार पर कि मंगोल पर विजय के कारण से तिब्बत पर दावा असंगत है, उस आधार पर मंगोलिया के पास तिब्बत और चीन पर दावा करने का बेहतर कारण है। उन्होंने आगे ये जोड़ते हुए कहा कि खिंग राजवंश चीनी नहीं, मंजू राजवंश थे। Yes, so recently Chinese ambassador in New Delhi has written one article in a Hindustan Times paper. So this is the article in which he has said, the headline is China's Tibet, a story of progress, in which he has said that Tibet enjoys development and religious freedoms in all these 60 years of occupations, and he has said about many historical things also in which that Tibet has been a part of China since ancient times. So all these statements are very misleading and not true. And at the same time, I feel that we all should, India, Tibet and China should work together to find a peaceful solution rather than the Chinese ambassador trying to distort the history and provoke India unnecessarily. तिब्बती अभिवक्ताओं के अनुसार मार्च में चीनी प्रशासन द्वारा एक तिब्बती को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से अब तक उस गिरफ्तार तिब्बती की स्थिति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तिब्बती लोकतंत्र एवं मानवाधिकार केंद्र के अनुसार 45 वर्षीय वांगचू को 8 मार्च को राजधानी ल्हासा की व्यापारिक यात्रा से लौटने के बाद शिगात्से प्रांत में हिरासत में ले लिया गया था। सूत्रों के अनुसार वांगचुक को निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा जी के पुस्तकों एवं संवेदनशील राजनीतिक सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट पर प्रचारित करने के तथाकथित आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। केंद्र के अनुसार वांगचुक के रिश्तेदारों और दोस्तों को उनके बारे में अब तक कोई खबर या जानकारी नहीं मिली है। उनके परिवारजनों के शहर से बाहर यात्रा करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। मानवाधिकार केंद्र के शोधकर्ता पेमा ग्यल ने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी दर्शाता है कि तिब्बत में चीनी अधिकारी द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर मनमाना नियंत्रण थोपा जा रहा है। तिब्बत के भीतर तिब्बतियों को सूचना तथा स्वतंत्र विचार व्यक्त करने से वंचित किया जा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।